हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको विद्यालयों में प्रभावी कक्षा कक्ष प्रबंधन का टॉपिक विद्यालयों में प्रभावी कक्षा कक्ष प्रबंधन हेतु प्रबंधन कार्यों का उपयोग के बारे में बताएंगे। प्रबंधन में विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रबंधन होता है। इसमें ये बताया गया है प्रबंधन में विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रबंधन होता है। जिस कक्षा कक्ष पर विचार करते हुए निम्नलिखित तत्वों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहला है कक्षा कक्ष संरचना, दूसरा है कक्षा कक्ष परिवेश कैसा है, कक्षा की समय सारणी कैसी है, और चौथा है दैनिक कार्य निर्धारण। तो पहले पढ़ते हैं कक्षा कक्ष संरचना। मेज तथा अन्य कक्षागत फर्नीचरों के व्यवस्थापन को विभिन्न प्रकार की अधिगम गतिविधियों के समायोजन हेतु भिन्न होने की आवश्यकता होती है। कक्षा कक्ष में समूह परियोजना तथा एकत्र होने के लिए अधिसंख्य मेजें हो सकती हैं। चूंकि विद्यार्थी विशिष्ट कार्य तथा व्यक्तिगत समय सारणी एवं अनुसूचियों हेतु व्यक्तिगत स्थान होते हैं। जब विद्यार्थी छोटे समूह में कार्य कर रहे होते हैं तब प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों के मध्य स्थान को कम करने की आवश्यकता होती है। शिक्षक की मेज कक्षा कक्ष के पीछे रखना अच्छी होती है। इसमें बताया गया है कि जो कक्षा कक्ष की संरचना कैसी हो, तो जो शिक्षक की मेज है वो कक्षा कक्ष के पीछे रखना अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थियों को खड़े होकर पढ़ाता है, तो उसकी जो मेज है वो कक्षा कक्ष के कहाँ पे होनी चाहिए? कक्षा कक्ष में सबसे पीछे उसकी मेज होनी चाहिए। कक्षा कक्ष में प्रकाश तथा छायांकन का भी विद्यार्थियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। मतलब प्रकाश सही आना चाहिए। ठीक है। कक्षा कक्ष परिवेश की बात करते हैं तो परिवेश का अर्थ है एक स्थान के सामान्य वातावरण से होता है। कक्षा कक्ष का परिवेश विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों को आकार देने में सहायता करता है। जब शिक्षक कक्षा कक्ष प्रतीति को क्रमबद्ध रूप से स्थापित करने पर ध्यान देते हैं, इसके परिणाम स्वरूप सकारात्मक कक्षा कक्ष परिवेश होता है। परिवेश कैसा होना चाहिए? परिवेश का अर्थ है एक स्थान के सामान्य वातावरण से है। ठीक है। और कक्षा कक्ष का परिवेश कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी हैं उनका वृद्धि और विकास हो सके। नेक्स्ट है कक्षा समय सारणी। कक्षा कक्ष विविध आवश्यकताओं एवं पृष्ठभूमियों के साथ अधिसंख्य स्तरों पर विभिन्न विद्यार्थियों से निर्मित हो सकते हैं। एक ऐसी समय सारणी को संरचित करना जो विद्यार्थियों की सभी आवश्यकताओं को समायोजित करती है चुनौतीपूर्ण होती है। विद्यालय वर्ष के आरंभ से पूर्व विषयों तथा गतिविधियों से संबंधित समय सारणी की योजना अवश्य बननी चाहिए, जिसका कक्षा कक्ष में उपयोग किया जा सकता है। मतलब एक ऐसी समय सारणी हो जिसका उपयोग करके जो शिक्षार्थी हैं वो अपने कार्य को समयबद्ध कर सके, मतलब समय से पूर्व अपने कार्य को कर सके। ठीक है। तो एक ऐसी समय सारणी होनी चाहिए। कक्षा कक्ष की संरचना कैसी होनी चाहिए? मेज कहाँ पे रखी जानी चाहिए? शिक्षक की मेज कहाँ रखनी चाहिए? तो शिक्षक की मेज कहाँ पे रखनी चाहिए? शिक्षक की मेज कक्षा कक्ष के सबसे पीछे होनी चाहिए। ठीक है। और कक्षा कक्ष का परिवेश कैसा होना चाहिए? कक्षा कक्ष का परिवेश है वो सकारात्मक होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए, जिसमें छात्र क्या है आनंद पूर्वक ज्ञान को अर्जित कर सकें। नेक्स्ट है दैनिक कार्य निर्धारण। आप जानते हैं कि कक्षा कक्ष में कई घटनाएं पुनरावृत्त होती हैं। ये सामग्रियों का संग्रह तथा वितरण, घोषणा करना, विद्यार्थी निवेदन का प्रत्युत्तर तथा उपस्थिति लेना, प्रेजेंट लेना। ठीक है। यदि इन दैनिक कार्यों को ध्यानपूर्वक नियोजित तथा निष्पादित नहीं किया जाता है तो अधिक समय नष्ट होगा। ठीक है। इसलिए बोला गया है कि कक्षा कक्ष में समय सारणी का होना आवश्यक है। परिवेश जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है। समय सारणी होगी तो जो कार्य है कि विद्यार्थियों को क्या वितरित करना है, क्या घोषणा करनी है, उपस्थिति लेनी है, किस टाइम क्या करना है, तो वो क्या होगा ध्यानपूर्वक नियोजित हो जाएगा। अगर समय सारणी नहीं होगी तो ये सब चीज़ें क्या होंगी ध्यानपूर्वक नियोजित और निष्पादित नहीं होगा, जिससे क्या होगा समय क्या होगा नष्ट होगा। तो जिस कार्य के लिए विद्यार्थी जो है वो विद्यालय जाते हैं वो कार्य हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका। कक्षा कक्ष प्रबंधन के मुख्य घटक के रूप में अध्यापक, प्रबंधन, दार्शनिक, निर्देशन, अनुसंधानकर्ता, नेता इत्यादि के रूप में अनेक भूमिकाएं निभानी पड़ती है। मतलब जो एक अध्यापक है वो कक्षा कक्ष प्रबंधन का मुख्य घटक है।
अध्यापक क्या है? कक्षा कक्ष प्रबंधन का मुख्य घटक जो है वो अध्यापक है। उसको कभी कभी प्रबंधक, दार्शनिक, निर्देशक, अनुसंधानकर्ता, नेता, इन सब के रूप में भी भूमिका निभानी पड़ती है। कक्षा कक्ष की क्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए उसके पास अधिकार होता है, जिम्मेदारी होती है, नेतृत्व होता है और जवाबदेही भी होती है। ठीक है, कोई कार्य वह सावधानी पूर्वक नहीं कर पाएगा तो उसको जवाब भी देना पड़ता है और वह एक नेता के रूप में भी कभी कभी कार्य करता है। उसे छात्रों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना भी होता है कि वह छात्रों से ऐसे संबंध स्थापित कर सके ताकि जो छात्र हैं वो अपनी बातों को उनसे शेयर कर सके कि उन्हें कि कक्षा कक्ष में छात्रों को क्या असावधानी हो रही है इसके बारे में भी वो अध्यापक को बता सके। तो अध्यापक कैसा होना चाहिए? मिलनसार होना चाहिए, घनिष्ठ संबंध रखने वाला होना चाहिए। ठीक है, उसे अनुशासन, युक्तियों, नीतियों, सूत्रों और शिक्षण की सहायक सामग्री के उपयुक्त प्रतिमान का उपयोग करना होता है। मतलब अध्यापक में सारे गुण होना चाहिए क्योंकि अध्यापक से ही जो छात्र है वो अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, कक्षा कक्ष प्रबंधन में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। पहला है अध्यापक के रूप में एज अ टीचर, सेकंड है प्रबंधक के रूप में एज अ मैनेजर, थर्ड है नेता के रूप में एज अ लीडर, फोर्थ है दार्शनिक के रूप में एज अ फिलोसफर, पांचवा है निर्देशक के रूप में एज अ गाइड, छठवां है अनुसंधानकर्ता के रूप में, ठीक है, एज अ रिसर्चर। ठीक है, तो पहला क्या है? अध्यापक के रूप में। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो कक्षा कक्ष प्रबंधन है उसका मुख्य घटक कौन है? अध्यापक है। अध्यापक कभी कभी प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, कभी कभी दार्शनिक के रूप में, कभी अनुसंधानकर्ता के रूप में और कभी कभी वो नेता के रूप में भी अनेक भूमिकाएं निभाता है। और अध्यापक के पास में जिम्मेदारी होती है, नेतृत्व होता है, जवाबदेही होती है। ठीक है, और वो छात्रों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है ताकि जो छात्र हैं अपनी असावधानी या जो जिस प्रकार की कक्षा कक्ष में उन्हें तकलीफ हो रही हो उन बातों को वो अध्यापक को बता सके। ठीक है, पहला है अध्यापक के रूप में। अध्यापक को एक अध्यापक की तरह दिखना और व्यवहार करना चाहिए। जो अध्यापक है उसको एक टीचर की तरह दिखना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए। उसे अपने छात्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अध्यापक को जो कक्षा प्रदान की गई है उन छात्रों के बारे में अध्यापक को जानकारी होनी चाहिए, अर्थात छात्रों की रुचियों का ध्यान होना चाहिए, उनके रुझानों का ध्यान होना चाहिए, उनकी योग्यताएं, उपलब्धि, इन सब का ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इन सब का ज्ञान होना चाहिए कि जो छात्र हैं वो किस विषय में इंटरेस्टेड हैं, उनकी रुचि क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनकी उपलब्धि क्या है, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। इन सब चीज़ों के बारे में एक अध्यापक को छात्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अध्यापक के रूप में हमने क्या पढ़ा कि अध्यापक को एक अध्यापक की तरह दिखना और व्यवहार करना चाहिए। उसे अपने छात्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन सी जानकारियाँ होनी चाहिए? उनकी रुचियों के बारे में, उनके रुझानों के बारे में, योग्यताएं क्या हैं, उनकी उपलब्धि क्या है, उनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, इन सभी के बारे में एक अध्यापक को छात्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सेकंड है प्रबंधक के रूप में एज अ मैनेजर। अध्यापक को प्रबंधक के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, कार्यों और अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन, संगठन, पर्यवेक्षण, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण अध्यापक के महत्वपूर्ण कार्य हैं। अध्यापक के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? नियोजन, संगठन, पर्यवेक्षण, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण जो है वो अध्यापक के महत्वपूर्ण कार्य हैं। नेक्स्ट है नेता के रूप में एज अ लीडर। अध्यापक को अपनी कक्षा के नेता के रूप में कार्य करना चाहिए। शैक्षिक नेतृत्व अध्यापक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। अध्यापक का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? शैक्षिक नेतृत्व। अध्यापक में नेतृत्व के गुण भी होने चाहिए। तो नेता के रूप में हमने क्या पढ़ा कि अध्यापक को अपनी कक्षा के नेता के रूप में कार्य करना चाहिए कि कक्षा का जो लीडर है वो कौन है? अध्यापक है, तो उसको उसी तरह कार्य करना चाहिए। और शैक्षिक नेतृत्व जो है वो अध्यापक का महत्वपूर्ण कार्य है। अध्यापक में नेतृत्व के गुण भी होने चाहिए। फोर्थ है दार्शनिक के रूप में एज अ फिलोसफर। अध्यापक को विषय वस्तु की जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उसे अपने विषय में स्वामित्व प्राप्त होना चाहिए। मतलब अध्यापक जिस विषय को पढ़ा रहा है उसमें उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए।
ठीक है। उसे अपने विषय की नवीनतम खोजों की जानकारी होनी चाहिए कि मतलब जो विषय वो पढ़ा रहा है उसके बारे में तो जानकारी होनी चाहिए, और जो आगे उसमें खोजें हो चुकी हैं, जो उसमें नवीनतम खोजें हो चुकी हैं उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मतलब करंट की जानकारी भी उसे होनी चाहिए। उसे अपने विषय में गहरी रुचि लेनी चाहिए। विषय पर स्वामित्व होने से शिक्षण प्रभावपूर्णता में सहायता मिलती है। मतलब छात्र जो हैं वो अगर उस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक जो है वो आसानी से प्रश्न के उत्तर कब दे पाएगा, जब उसे अपने विषय में पूर्ण नॉलेज होगी। ठीक है। नेक्स्ट है निर्देशक के रूप में। एज अ गाइड, अध्यापक को निर्देशक के रूप में कार्य करना चाहिए। उसे छात्रों की अधिगम, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और वैयक्तिक समस्याओं का समाधान करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। उसे कमजोर छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। अब उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि वो छात्रों की कमजोरियों को जान ले, उनका निदान कर ले, ठीक है ना, उनकी कमजोरियों को जान करके उनका निदान कर दे, उनका उपचार कर दे, उसे ही कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। कि पहले वो जाने कि जो क्लास में कमजोर छात्र कौन है, कमजोर छात्रों को पहचाने, इसके बाद उनकी कमजोरियों को जाने कि उन्हें कहाँ समस्या आ रही है, फिर उनका निदान करे। ठीक है। नेक्स्ट है अनुसंधानकर्ता के रूप में। एज अ रिसर्चर, क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता से कक्षा कक्ष प्रबंधन की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। किसकी सहायता से कक्षा कक्ष की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है? क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता से। अतः अध्यापक में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करके कक्षा कक्ष प्रबंधन की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता भी होनी चाहिए। कि अगर कक्षा कक्ष प्रबंधन की समस्याओं का समाधान करना है तो किसका उपयोग कर सकता है? क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता से वो जो समस्याएं आ रही हैं उनको उनका निदान कर सकता है। ठीक है। तो अध्यापक में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करके कक्षा कक्ष प्रबंधन की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता भी होनी चाहिए। इस प्रकार अध्यापक को कक्षा कक्ष प्रबंधन में विविध भूमिकाएं निभानी होती है। अध्यापक का समर्पण, विषय वस्तु पर स्वामित्व और शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग। कि शिक्षक जो है वो शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करें ताकि छात्रों को आसानी से कोई भी विषय वस्तु समझ में आ जाए। ठीक है। और कक्षा कक्ष की क्रियाओं का प्रबंधन करने में अध्यापक शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुदेशन का प्रभावपूर्ण उपयोग कर सकता है। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन की शिक्षक की भूमिका में हमने ये पढ़ा कि शिक्षक जो है वो अध्यापक के रूप में, प्रबंधक के रूप में, नेता के रूप में, दार्शनिक के रूप में, निर्देशक के रूप में और अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक है कक्षा कक्ष प्रबंधन हेतु प्रविधियां। कक्षा कक्ष प्रबंधन प्रक्रिया और परिणाम है। अतः कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए प्रक्रिया और परिणाम मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए उपयोग की गई मूल्यांकन प्रविधियां अग्रलिखित हैं। पहला है प्रक्रिया मापदंड के लिए उपयोग की गई प्रविधियां। कक्षा कक्ष प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के घटक और क्रियाएं शामिल हैं, जैसे कक्षा कक्ष निरीक्षण। सेकंड है अंतः क्रिया विश्लेषण तकनीकी। थर्ड है पाठ्य वस्तु विश्लेषण का निरीक्षण। फोर्थ है शिक्षण कौशल की योग्यता। तो कक्षा कक्ष निरीक्षण में क्या है कि कक्षा कक्ष निरीक्षण प्रक्रिया मापदंड के लिए उपयोग की गई महत्वपूर्ण प्रविधियों में से एक है। जो कक्षा कक्ष निरीक्षण है वो प्रक्रिया मापदंड के लिए उपयोग की गई महत्वपूर्ण प्रविधियों में से एक है। सेकंड है अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीकी। शाब्दिक श्रेणियों की सहायता से संवेगात्मक वातावरण को मापने के लिए फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रविधि का उपयोग किया जाता है। कक्षा कक्ष की क्रियाओं को गैर शाब्दिक अंतःक्रिया प्रविधियों द्वारा मापा जाता है। इस प्रविधि में कोड का अर्थ निकालने की प्रक्रिया से व्यवहारों की प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता का संकेत मिलता है। थर्ड क्या है? पाठ्य वस्तु विश्लेषण का निरीक्षण। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रविधि पाठ्य वस्तु मुक्त प्रविधि है। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रविधि क्या है? पाठ्य वस्तु मुक्त प्रविधि है। अतः निरीक्षण की पाठ्य वस्तु विश्लेषण प्रविधि का उपयोग पाठ्य वस्तु प्रस्तुति की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। जो निरीक्षण की पाठ्य वस्तु विश्लेषण प्रविधि है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। फोर्थ है शिक्षण कौशल और योग्यता। शिक्षण कौशल और योग्यता मापने के लिए निरीक्षण सूचियों का उपयोग किया जाता है।
जो शिक्षण कौशल और योग्यता है उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? निरीक्षण सूचियों का उपयोग किया जाता है। सेकंड है परिणाम मापदंड के लिए उपयोग की गई विधियां। पहला है अधिगम के परिणाम, दूसरा है छात्रों की अभिवृत्ति, तीसरा है शिक्षार्थियों की राय और चौथा है छात्रों के साथ अध्यापक का घनिष्ठ संबंध। तो पहला क्या है? अधिगम के परिणाम। अधिगम के परिणामों या उपलब्धियों और छात्रों की अभिवृत्तियों का उपयोग कक्षा कक्ष प्रबंधन के परिणाम संबंधी मापदंड के रूप में किया जाता है। शिक्षार्थियों की उपलब्धि मापने के लिए मापदंड निर्दिष्ट परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, छात्रों की अभिवृत्ति की बात करते हैं तो फ्लैंडर और एमिडॉन दो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कक्षा कक्ष अंतःक्रिया की प्रभावपूर्णता का मूल्यांकन करने के लिए परिणाम संबंधी मापदंड के रूप में उपलब्धि और अभिवृत्ति का उपयोग किया। फ्लैंडर और एमिडॉन ने कक्षा कक्ष में प्रभावपूर्ण का मूल्यांकन करने के लिए, मतलब प्रभावपूर्णता का मूल्यांकन करने के लिए उपलब्धि और अभिवृत्ति का प्रयोग किया। उपलब्धि और अभिवृत्ति का प्रयोग किसने किया? फ्लैंडर और एमिडॉन ने किया। थर्ड है शिक्षार्थियों की राय। परिणाम मापदंड के लिए शिक्षार्थियों की राय का भी प्रविधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब शिक्षार्थियों की जो राय होती है उसका उपयोग भी एक प्रविधि के रूप में किया जाता है कि शिक्षार्थियों की जो राय है वो भी एक क्या है? प्रविधि है। फोर्थ है छात्रों के साथ अध्यापक का घनिष्ठ संबंध। परिणाम मापदंड के लिए कक्षा कक्ष प्रबंधन के मूल्यांकन हेतु उपयोग की गई एक और प्रविधि है अध्यापक का अपने छात्रों के साथ घनिष्ठ संबंध। मतलब अध्यापक जो है अपने छात्रों से जो घनिष्ठ संबंध बनाता है वो भी एक प्रविधि के रूप में आता है। ठीक है, और जो शिक्षार्थियों की राय है वो भी एक प्रविधि के रूप में आएगी। कक्षा कक्ष प्रबंधन के विभिन्न अनुसंधान अध्ययनों में प्रक्रिया और परिणाम के एकत्रित मापदंड का उपयोग होता है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा विद्यालयों में प्रभावी कक्षा कक्ष प्रबंधन हेतु प्रबंधन कार्यों का उपयोग की कक्षा कक्ष संरचना कैसी होनी चाहिए, कक्षा कक्ष परिवेश कैसा होना चाहिए, कक्षा समय सारणी कैसी होनी चाहिए और दैनिक कार्य निर्धारण क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका किस रूप में होती है? अध्यापक के रूप में, प्रबंधक के रूप में, नेता के रूप में, दार्शनिक के रूप में, निर्देशक के रूप में और अनुसंधानकर्ता के रूप में। कक्षा कक्ष प्रबंधन हेतु प्रविधियां कौन कौन सी हैं? पहला है प्रक्रिया मापदंड के लिए उपयोग की गई प्रविधियां और दूसरा है परिणाम मापदंड के लिए उपयोग की गई प्रविधियां। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।